समाचार, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज़ आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, बात होगी कृषि स्टार्टअप की और बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले विज्ञान और किसान में आज आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से अगर आप मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो यहाँ पर तमाम संभावनाएं आपके लिए मौजूद हैं। मशरूम की खेती को अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ी के साथ इसमें लोकप्रियता आती जा रही है और वो लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि काफ़ी मुनाफा आपको इसमें मिल सकता है। कम लागत में ज़्यादा मुनाफा आपको कमाना हो या आप सोचते हो आपके पास ज़मीन की कमी है तो उस सीमित क्षेत्र में भी आप मशरूम का अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। और ख़ास बात ये कि साल भर आप इसका उत्पादन लेकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कैसे सफलतापूर्वक आप मशरूम का उत्पादन करके अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। मशरूम उगाने के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं होती, लागत भी कम ही आती है। इसकी खेती के लिए जरूरी कंपोस्ट भी फसल अवशेषों से बन जाता है। इसके अलावा मशरूम घर को भी धान के पुआल से बनाया जा सकता है। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और देखभाल की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर में मशरूम की करीब 60 प्रजातियों की पहचान हुई है। भारत में भी 15 किस्मों की खेती हो रही है। इनमें बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम, पराली मशरूम, दूधिया मशरूम और शितागी मशरूम प्रमुख हैं। अलग अलग किस्मों की मशरूम उगाने का समय अलग अलग है। यही वजह है कि इसकी खेती साल भर चलती रहती है। मशरूम को खुले आसमान के नीचे उगाना संभव नहीं है, बल्कि ये शेड के नीचे और 4 दीवारी के अंदर बोई जाती है। ये संरचना कंक्रीट की भी हो सकती है और पुआल की भी। मशरूम के लिए सबसे पहले कंपोस्ट तैयार किया जाता है और उसके बाद उसमें स्पॉन डाला जाता है। फिर कुछ ही दिन बाद मशरूम उगना शुरू हो जाता है। पौष्टिक गुणों से भरपूर मशरूम पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, सेलेनियम, रेशा, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज और पोटेशियम पाए जाते हैं। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी भी इसमें मौजूद होता है। मशरूम शादी ब्याह के मौके पर या इसी तरह के दूसरे अवसरों पर खास तौर से इस्तेमाल किया जाता है। इसके व्यंजनों में मशरूम सूप, मशरूम टमाटर सूप, मशरूम मटर करी और मशरूम पुलाव के अलावा मशरूम बिरयानी, मशरूम पकौड़ा, मशरूम कटलेट, मशरूम कोफ्ता, मशरूम मैक्रोनी और मशरूम मंचूरियन प्रमुख हैं। मशरूम की उम्र बहुत कम होती है, इसे केवल 2-3 दिन तक ही सुरक्षित रखा जा सकता है, बल्कि पराली मशरूम तो चंद घंटों में ही खराब हो जाती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि बोने से पहले ही किसान इसे बेचने का इंतजाम कर ले। मशरूम की खेती के लिए गेहूं के भूसे को बोरे में रात भर के लिए साफ पानी में भिगो दिया जाता है। अगर इसके बाद भूसे को बाहर निकालते हैं और पानी को निथार कर अलग कर दिया, इसके बाद भूसे को बाहर निकालते हैं और पानी को निथार कर अलग कर दिया जाता है। भूसे में करीब 70% नमी रह जाए तो समझ लीजिए कि ये बिजाई के लिए तैयार है। बिजाई के 20 से 25 दिन बाद फफूंद पूरे भूसे में समान रूप से फैल जाती है। फिर अगले 3 से 4 दिन में फसल तुड़ाई योग्य हो जाती है। मशरूम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। बिना प्रशिक्षण के कोई व्यक्ति इसका सफलतापूर्वक उत्पादन नहीं कर सकता। बहुत से कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सोलन में राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र, कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, IIHR बंगलुरु, शिलोंग के उद्यान विभाग, लखनऊ और ईटानगर के उद्यान निदेशालय से भी संपर्क किया जा सकता है।
तुड़ाई के समय फलन को हल्के हाथ से घुमाकर ही निकालना चाहिए और फिर तेज धार वाले चाकू से ही मशरूम पर मिट्टी लगी जड़ को काटा जाए। अच्छे भाव और जल्द बिक्री के लिए मशरूम की आकर्षक पैकिंग करें। बाजार ले जाते समय ऐसे वाहन का उपयोग करें जिसमें ठंडे तापमान की व्यवस्था हो। अगर तुड़ाई के समय बाजार व्यवस्था उपलब्ध ना हो पाए तो इसे सुखाकर 6 महीने तक भंडारित करें। सूखने के बाद मशरूम का वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जाना आपने सफलतापूर्वक मशरूम उत्पादन के लिए किन बातों को जानना बेहद ज़रूरी है और इसके साथ साथ अपना मुनाफा आप कैसे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपको एक सफल किसान की कहानी इस सेगमेंट में हम दिखाते हैं। आज की अगर बात की जाए, आज जो कामयाबी की दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं वो है झारखंड के संजीत जी की। जी हाँ, पहले ये एक नौकरी से जुड़े रहे और उसके बाद इन्होंने शुकर पालन की शुरुआत की, जहाँ पर काफ़ी अच्छा लाभ इन्हें प्राप्त हुआ और आज के समय में ये दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो आइए देखते हैं इनकी कामयाबी का ये सफ़र कृषि स्टार्टअप में। हमारे राज्य झारखंड में सुकर पालन जमाने से होता चला आ रहा है। ये शुरू से ही किसानों की आमदनी का एक मजबूत जरिया रहा है। पहले सुकर पालन चूंकि पारंपरिक तरीके से किया जाता था, इसलिए इसमें मुनाफा कम होता था, परंतु आधुनिकता के इस दौर में विज्ञान के बढ़ते तकनीक तथा नित्य नए अनुसंधान ने सुकर पालन के स्वरूप को भी बदल कर रख दिया। तकनीक के समावेश ने इसमें उत्पादकता तथा गुणवत्ता दोनों को बढ़ावा दिया। इससे जुड़कर आज कई किसान सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे ही किसानों में से एक हैं आनंद संजीत पूर्ति। आनंद संजीत पूर्ति ने पुणे से व्यापारिक प्रबंधन की पढ़ाई की और बैंक में नौकरी भी कर ली। नौकरी में जब उनका मन नहीं लगा तो वो जमशेदपुर वापस लौट आए और स्वरोजगार की तलाश करने लगे। तभी उनकी मुलाकात प्रोफेसर जे सोरेन से हुई, जिन्होंने उन्हें सुकर पालन की सलाह दी और केवीके की मदद से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और सुकर पालन की शुरुआत कर दी। सुकर पालन की शुरुआत उन्होंने अपनी जमा पूंजी से शुरू की। शुरुआत में इनके पास मात्र 5 मादा सुकर और 1 नर तथा 6 खस्सी थे। उनकी उचित देखभाल नहीं होने के कारण ये सुकर ब्रीडिंग के लायक नहीं थे। इसकी वजह से इन्हें इन सुकरों को बेचना पड़ गया। शुरुआती दौर में जब 2013 की बात है, जब मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना यहाँ सेटअप लगाया। लगभग मैंने उस समय आप देख सकते हैं ये वो पुराने 2 रूम से मैंने शुरुआत की और उसमें मैंने 6 ब्रीडिंग जानवर के साथ शुरुआत की, जिसमें से 5 मादी और 1 नर था। उसके अलावा और 6 कास्ट्रेटेड मेल थे, जो कि खस्सी हम देशी भाषा में कहते हैं। तो इतने लगभग जानवरों से मैंने शुरुआत की। तो शुरुआती समय में सब चीज़ अच्छा चल रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग करना और हकीकत में करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं हकीकत में कर रहा था, लेकिन मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई। जैसे
जो ब्रीडिंग जानवर थे, जो 5 मादी और एक नर था, तो हमने उन्हें ओवर फीडिंग करा दी, ज़रूरत से ज़्यादा खिला दिया, ये सोच कर कि मतलब शुअर के लिए मतलब जितना खिलाइए उतना अच्छा है। हालांकि चूँकि ट्रेनिंग में ये चीज़ जानकारी दी जा चुकी थी कि कितनी मात्रा में खिलाना है, लेकिन चूँकि हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ था, इस कारण ये परेशानी हुआ हमारे लिए, और जिस वजह से मेरे सारे के सारे जानवर धीरे धीरे करके या तो ब्रीडिंग लायक नहीं रह गए या फिर मुझे उन्हें मजबूरी में सेल कर देना पड़ा। और इसी के साथ मैं 1 साल वापस पीछे चले गया, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद उन्होंने सुकर पालन के लिए सरकारी सहायता ली। सरकार की सुकर पालन की 6 लाख की योजना में इन्हें 70% का अनुदान प्राप्त हुआ। बाकी राशि की व्यवस्था करके इन्होंने अपने सुकर फार्म को स्थापित किया और इसके बाद पीछे मुड़कर इन्होंने कभी नहीं देखा। यूं तो झारखंड में आमतौर पर लोग देशी नस्ल का सुकर पालन करते आ रहे हैं, परंतु आनंद संजीत पूर्ति ने सुकर पालन का विधिवत प्रशिक्षण लिया और इसलिए उन्होंने अपने फार्म के लिए ऐसी उन्नत नस्ल का चुनाव किया जो कि झारखंड के वातावरण के अनुकूल हो तथा कम समय में जिसकी बढ़वार भी अधिक हो। ऐसे नस्ल के चुनाव से स्वभावतः आमदनी भी बढ़ जाती है। चूँकि सर मैं केवीके से जुड़ा, उसके बाद फिर मैंने विस्तृत ट्रेनिंग ली, उसी के ज़रिए मुझे इतनी जानकारी हासिल हो गई थी कि देशी से बढ़कर जो रांची वेटनरी कॉलेज और रांची कृषि विद्यालय केंद्र के द्वारा एक नई सुकर की एक नई नस्ल का विकास किया गया, जो कि टेमवर्थ नाम के, जो कि इंग्लैंड का एक नस्ल है, एक शुकर है, उसकी क्रॉसिंग हमारे झारखंड के देसी मादा के साथ कराया गया और उसके फलस्वरूप जो एक नया ब्रीड जो हमें मिला वो TND के रूप में इसे मतलब कि जाना गया। तो TND झारखंड के वातावरण के हिसाब से बहुत ही अनुकूलित है और ये बहुत ही मतलब कि फास्ट ग्रो करता है, कम समय में इसमें बेहतर कमाई की जा सकती है। चूंकि सुकर एक जीव है तथा इनमें बीमारी होना भी लाजमी है और बीमारियों से बचाव का इन्हें खुद तो प्रशिक्षण प्राप्त है ही, साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों में ये जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा वैज्ञानिकों से संपर्क करके सुकरों का विधिवत इलाज भी करते हैं। आनंद संजीत पूर्ति अपने फार्म में नए नए प्रयोग भी करते रहे हैं। इन्होंने काफी सोच विचार और अनुसंधान के बाद सुकरों के रहन सहन की व्यवस्था की है। इन्होंने हवादार जाली की दीवार का निर्माण किया जिससे सुकरों की मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मादा सुकर जब बच्चे देती है तो उनमें मृत्यु दर बहुत ज्यादा होता है तथा इससे बचाव के लिए आनंद गार्ड रेल प्रणाली का प्रयोग अपने फार्म में करते हैं और इसकी वजह से सुकरों की मृत्यु दर घट जाती है। आनंद संजीत पूर्ति सुकरों के खान पान का तरीका भी अच्छे से समझते हैं। वो अपने सुकरों के लिए होटल के बर्बाद खाने को उपयोग में लाते हैं और इससे सुकरों को सारे पोषक तत्व स्वतः मिल जाते हैं जो उनकी बढ़वार के लिए जरूरी माना जाता है। होटल में बर्बाद खाना हमेशा उपलब्ध नहीं होता, इसलिए उन्होंने सुकरों के भोजन के भंडारण की भी अलग व्यवस्था कर रखी है। जब होटलों में भोजन मौजूद नहीं रहता तो ये भंडार के भोजनों का उपयोग सुकरों के भोजन के लिए करते हैं। अपने सुकर फार्म से आनंद संजीत पूर्ति साल में 4 से 4.5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा भी कमा रहे हैं। सुकर पालन में कामयाबी हासिल करने वाले आनंद संजीत पूर्ति को शुरुआती दौर में गांव वालों की आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा था। लोग इनके कार्य को हेय दृष्टि से देखने लगे थे, परंतु इनकी कामयाबी के बाद आज वही लोग इनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। आज इन्हें देखकर गांव के कई लोग भी सुकर पालन की ओर मुड़े हैं और जानकारी लेने के लिए इनके पास आते हैं तथा सुकर पालन को भी अपना रहे हैं। इस सुकर पालन से आनंद संजीत पूर्ति को सिर्फ आर्थिक लाभ ही नहीं होता बल्कि उन्हें समाज में सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। उन्हें 2017 के लिए किसान मेले में रांची कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा उन्नत सुकर प्रजनक के रूप में सम्मानित भी किया जा चुका है। आनंद संजीत पूर्ति की माताजी कभी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा व्यापार के साथ नौकरी भी करे। आज उन्हें इस बात का गम नहीं कि उनका बेटा नौकरी नहीं करता,
वो इनकी कामयाबी से काफी खुश नजर आती हैं। इस तरह की कामयाबी न सिर्फ केवीके के लिए सम्मान की बात है, बल्कि पूरे राज्य और देश के लिए भी गौरव की बात है। आनंद पूर्ति की मेहनत और उनकी नित नए प्रयोग करने की चाहत ने उन्हें और सुकर पालकों से अलग कर दिया है। आज उनके कार्य से आकर्षित होकर कई किसान इनकी तरह बनने को लालायित भी हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सुकर पालन के क्षेत्र में आज आनंद संजीत पूर्ति एक कामयाबी से भरा नाम है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे सरकारी योजनाओं और विभाग के अधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने इन्हें प्रोत्साहित करके कामयाबी की राह दिखाई। वस्तुतः सुकर पालन है ही ऐसा व्यवसाय जिसमें यदि सही नस्ल का चुनाव करके आधुनिक तकनीक से सुकरों का पालन किया जाए तो ये किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी बन जाता है। आनंद संजीत पूर्ति ने इसमें होने वाले लाभ को अच्छी तरह से समझा है और इसे अपनाकर खुद तो कामयाब हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो देखा आपने शुकर पालन करके भी कितना मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब आइए कृषि दर्शन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। जी हाँ, यानी किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा जिससे आपके जो पशु का स्वास्थ्य है वो बरकरार रह सके, पशु निरोगी रह सके। इसके लिए नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। वर्षा ऋतु में पशुओं में गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर जैसे छूत के रोग अधिक फैलते हैं। यदि इन रोगों के प्रतिरोधक टीके नहीं लगवाए तो अवश्य लगवा लें। बरसात के मौसम में पशु घरों को सूखा रखे व मक्खी रहित करने के लिए फिनाइल का छिड़काव करते रहें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम प्रतिदिन दे, जिससे पशु की दुग्ध और शरीरी क्षमता बनी रहे। पशुओं को जुए व चीचड़ से बचाव के लिए समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार जुए व चीचड़ नाशक दवाई का छिड़काव नियमित करें। पशुओं को तालाब का गंदा पानी ना पिलाएं। चारे की फसल से अधिक उत्पादन के लिए उचित समय पर सिंचाई करें। मक्का बिजाई से 40-50 दिन और ज्वार 50 से 60 दिन बाद पशुओं को खिलाने पर भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलते हैं। अक्टूबर माह में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए अगस्त माह के तीसरे व चौथे फकवाड़े में मक्का ज्वार की बिजाई करें। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया में मछली पालन की। जी हाँ, मछली पालन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तमाम संभावनाएं मौजूद हैं और खासतौर से अगर देखा जाए तो काफ़ी संख्या में जो हमारे किसान हैं वो इस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। ना सिर्फ तटीय क्षेत्रों में बल्कि जो दूसरे क्षेत्रों की भी अगर हम बात करते हैं वहाँ भी अपार संभावनाएं हमें नज़र आती हैं। और ख़ासतौर से इसको और बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए ना सिर्फ मंत्रालय हमारे पास है अब अलग से, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की भी शुरुआत की गई, जिसके ज़रिए और ज़्यादा सुविधाएँ जो हैं वो आने वाले समय में मछली पालकों को मिल सकें। और किस तरह की सुविधाएं इस क्षेत्र में हैं, किस तरीके से आप अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं, पूरी जानकारी अगर आपके पास होगी तो आप भी सफलतापूर्वक मछली पालन कर सकेंगे। तो आइए इस जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। मछली पालन बहुत सावधानी से किया जाने वाला व्यवसाय है। इसमें मछलियों के विकास पर लगातार निगरानी रखनी होती है
क्योंकि छोटी सी लापरवाही से बड़े नुकसान का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह लेकर जोखिम को कम किया जा सकता है। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत किसानों की आय को बढ़ाने के लिए तकनीकी जानकारी दी जाती है। इस योजना के तहत हरियाणा करनाल के केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने जींद और करनाल जिले के 5 गांवों के समूह को गोद लिया है, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त किसानों की आय में विविधता लाने के साथ आय में बढ़ोतरी करना है। ये योजना इन गांव के किसानों में मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। खेत में उगाई जाने वाली आम कार्प मछलियों के साथ साथ इंडियन मेजर कार्प्स, कैटला, रोहू और मृगल हैं, जिनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इस दौरान मछलियों में रोग के लक्षण होने पर उनका निदान भी किया गया। मछली पालन के दौरान किसानों ने मछलियों पर कुछ नकारात्मक लक्षण देखे और इनकी जानकारी विशेषज्ञों को दी। पहले लक्षणों में मरी और बीमार मछली की मॉर्फोलॉजिकल जांच में बलगम और पीले गलफड़ों से ढकी त्वचा का रंग दिखाई दिया। इस दौरान एंकर वर्म, लिनेट्स बाहरी शरीर की सतह और मछली के गलफड़ों पर पाया गया। भूख की कमी से मछलियां कमजोर हो गई थी। उपचार के लिए किसान को 1 सप्ताह के लिए पानी की सतह पर कई बार साइपरमेथ्रिन के इस्तेमाल की सलाह दी गई और कुछ दिनों के बाद मछलियों का वजन बढ़ने लगा। वहीं दूसरी समस्या में मछलियों के पंख, गलफड़ों और आंतरिक अंगों पर रक्तस्राव देखा गया। पानी की गुणवत्ता में कमी के कारण मछलियों में तनाव और संक्रमण हुआ। इसकी रोकथाम के लिए 1 सप्ताह में 3 बार तालाब में दवा का छिड़काव किया गया और समस्या से निजात मिल सकी। इस तरह टीम की मदद से समय पर दी गई सलाह से नुकसान को कम किया गया। कृषि के क्षेत्र में दिए गए इन छोटे छोटे सहयोग से बड़ा लाभ मिलना लाजमी है। किसानों और मछली पालकों को सरकार हर संभव सहायता दे रही है। इस व्यवसाय में केंद्र सरकार 75% तक ऋण देती है, जिससे किसान अपनी आय के साधनों को बढ़ा सके। वहीं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। करीब 20,000 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत मछली पालन क्षेत्र की कमियों को दूर कर क्षमताओं का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से किया जाएगा, जिससे 9% की सालाना वृद्धि कर 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य है। इससे 5 सालों में अतिरिक्त 7 लाख टन मछली का उत्पादन हो सकेगा। किसान बहनों भाइयों, आप सभी जानते हैं हमारी कोशिश रहती है आपको जानकारी जो है वो जल्दी से जल्दी दे सकें, जो भी नई जानकारी हमारे पास आती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल आपके हमारे पास आते हैं तो उनके जवाब भी हमारे विशेषज्ञ देते हैं। तो चलिए, अब कार्यक्रम में समय हो चला है इसी का। आइए देखते हैं आज हमारे विशेषज्ञ आपके किन किन सवालों के जवाब दे रहे हैं। अच्छी पैदावार लेने के लिए आज हम मक्के की उन्नत सस्य प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मक्के की फसल अपने देश में खरीफ के मौसम में धान के बाद एक प्रमुख अनाज वाली फसल है। इस फसल का देखें तो इसके बहुउपयोगी इसके उपयोग हैं। कई तरह के हम उपयोग कर सकते हैं अपने जैसे हम लोगों के खुद के खाने के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जानवरों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके और भी कई तरह के व्यापारिक इस्तेमाल भी इसको करते हैं। इस समय हम अच्छी पैदावार लेने के लिए ये बहुत ही, अगर देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय अगर हम फसल पर अगर अच्छी प्रकार से ध्यान देंगे तो मक्की फसल की अच्छी बढ़वार के साथ साथ इसकी पैदावार भी अच्छी होने की पूरी संभावना रहती है। मुख्य रूप से जैसे देखें, ज़्यादातर क्षेत्रों में जहाँ मक्का की खेती की जाती है, किसान भाइयों ने मक्के की बुवाई कर दी होगी और उसकी बुवाई का उपयुक्त समय अगर देखें तो जुलाई का प्रथम पखवाड़ा होता है। और इस समय करीब फसल जो है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर होगी। ये अवस्था बहुत ही क्रांतिक अवस्था होती है। इस समय कुछ बातों का विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, जिसमें मुख्य रूप से प्रमुख बातें आती हैं। पहली बात आती है कि बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में हमें ध्यान रखें कि मक्के के खेत में पानी जो है लंबे समय तक भरा ना रहे। अगर खेत में बरसात का पानी इकट्ठा रहेगा, भरा रहेगा और वाटर लॉगिंग होगी तो उससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। न केवल इससे इसकी बढ़वार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके साथ साथ कई प्रकार की व्याधियाँ और कीटों का प्रकोप भी बहुत अधिक होने लगता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस समय किसान भाई मक्के खेत में जल निकासी का उचित प्रबंधन करें। किसान बहनों भाइयों, इसके साथ ही लगातार आपको हम जानकारी देते हैं। ट्विटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ साझा किया गया कृषि क्षेत्र को लेकर, कृषि संबंधी जो ताज़ा जानकारी ट्विटर पर साझा की जाती हैं उस पर भी आइए डाल लेते हैं अब एक खास नज़र।
किसान बहनों भाइयों, लगातार आप तक हम जानकारी तो पहुंचाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है और आप हम तक उसे पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारी मेल आईडी है nationalkrishiddarshan@gmail.com। तो देखिए, अलग अलग माध्यम आपके पास हैं जिसके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे कृषि संबंधित जानकारी लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने